students, again I am here to discuss another topic related to the GST. In last three classes I have discussed RCM, जिस पर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म ना लगकर RCM लगता है। तो वी हैव डिस्कस 16 सर्विसेज जिस पर RCM एप्लीकेबल है और कुछ स्पेसिफाइड गुड्स हैं भी हमने डिस्कस करी जिस पर RCM एप्लीकेबल है। उस अदर देन दीज सर्विसेज एंड गुड्स नॉर्मल चार्जेस लगता है अंडर द GST। ओके, तो आज हम जो टेकअप करेंगे वो टॉपिक है कंपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से भी और फॉर स्मॉल बिजनेसमैन के लिए भी। ओके, तो ये सेक्शन 10 में कवर होता है। ओके, जस्ट सीधा ब्लैक बोर्ड। सेक्शन 10 कंपोजिशन लेवी अंडर द GST एक्ट। ओके, तो जो कंपोजिशन लेवी है उसका जो सेक्शन 10 है उसके सबसेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी लिखी है, सेक्शन 2A के अंदर भी एप्लीकेबिलिटी लिखी है। कब हम कंपोजिशन स्कीम को एप्लीकेबल कर सकते हैं, कब हम इसके अंदर कवर होते हैं। ओके, जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है उसमें लिखा गया है कि अगर उसकी टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कि कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए उसे पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब कि वो रजिस्टर्ड होगा। जैसे कि अगर थ्रेशोल्ड लिमिट की हम बात करें रजिस्ट्रेशन के लिए वो कितनी है, अगर 10 लाख 20 लाख 40 लाख किसी भी अगर हम फॉल करते हैं सब्जेक्ट टू द टर्म एंड कंडीशंस, अगर हम इसके अंदर फॉल करते हैं तो हम लायबल हैं रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। जैसे ही अगर हम पे 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल है तो उससे ज़्यादा हो गया, या 20 लाख की एप्लीकेबल है, 40 लाख की। 40 लाख एक्सक्लूसिवली केसेस में होती है वहाँ पर जहाँ पे ज़्यादा हाई टर्नओवर होता है, हाई मतलब टर्नओवर होता है। तो वहाँ पर जैसे हमें इस लिमिट को क्रॉस किया वहाँ पर एप्लीकेबल है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए अंडर द GST। तो उस टाइम पर क्या होगा, जैसे ही हम GST के अंदर लिमिट के अंदर आते हैं तो हमें GST रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो यानी कि वो रजिस्टर तो ऑलरेडी हो गया, जैसे थ्रेशोल्ड लिमिट कवर की वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है तो उसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब वो डिसाइड करेगा कि वो नॉर्मल स्कीम में GST टैक्स पे करेगा या फिर कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंदर। तो मतलब कि नॉर्मल और कंपोजिशन स्कीम में आने के लिए क्या ऑप्शन है, मतलब कि अगर उसने जो नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट है वो तो एक्सीड कर दी, लेकिन उसे लगता है कि उसका 1.5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होगा, तो उस टाइम पर वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ सकता है। मतलब नॉर्मल स्कीम में ना जाकर कंपोजिशन स्कीम में आएगा। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट ने लाई क्यों, क्योंकि जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनका मोटिव क्या होता है यार, उनका भी मोटिव है, गवर्नमेंट का भी यही मोटिव है कि उनके बिजनेस को ग्रोथ किया जाए। वो अपना जो फोकस है अपने बिजनेस पे दे, क्योंकि वो इतना डेवलप उनका बिजनेस नहीं है, उनका इतना ग्रो बिजनेस नहीं कर रहा है, तो वो अपने बिजनेस पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस वो अपने बिजनेस पे टर्नओवर को बढ़ाने पर करें रेदर देन कंप्लायंसेस पर जो GST के अंदर है। तो कंप्लायंसेस वहाँ पर थोड़ा कम रखेगा एज़ कम्पेयर टू द जो नॉर्मल GST एक्ट होता है। मतलब कि अगर कंप्लायंस रिकॉर्ड्स बहुत कम रख रहे हैं, रिकॉर्ड ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, और रिटर्न से भी उनको क्या किया गया है, एक रिलीफ दिया गया है, क्वार्टरली भरो, क्वार्टरली पेमेंट करो। तो मतलब कि वो कम से कम कंप्लायंसेस करें, क्योंकि अगर उनको हम नॉर्मल स्कीम में ही रखेंगे स्मॉल बिजनेसमैन को भी, तो क्या होगा, वो तो सिर्फ GST के अंदर ही घूम कर रह जाएंगे कि GST की मंथली रिटर्न भरनी है या क्वार्टरली भरनी है, रिकॉर्ड्स रखने होते हैं उसके। तो मतलब कब टैक्स इन्वॉइस देना है, फिर उसका रिकॉर्ड रखो, इनपुट का रिकॉर्ड रखो, आउटपुट का रिकॉर्ड रखो। तो उनके लिए क्या एक तरह से क्या हो गया, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो गया, ताकि वो उनको एक रिलीफ दिया गया गवर्नमेंट ने कि जो स्मॉल है वो सिर्फ अपने बिजनेस से फोकस करे, कम से कम कंप्लायंसेस करे और अपना कंपोजिशन स्कीम में आके टैक्स पे कर दे। टैक्स भी बहुत मतलब कि माइनर है कि टर्नओवर पर 1 to 6% जो इसके अंदर एप्लीकेबल है वो पे ऑफ करके अपना काम खत्म करे, गवर्नमेंट को पे करे और निकल जाए GST से। ओके, लेकिन हाँ इनपुट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर वो कम स्कीम गवर्नमेंट उसको बेनिफिट दे रही है तो इतना बेनिफिट नहीं देगी कि उसे पता कि जो भी उसने इनपुट खरीदा और GST उसमें पे किया है तो उसको वो एडजस्ट करे आउटपुट लाइबिलिटी से, क्योंकि उसने पहले से बहुत कम रेट रखे हैं, रिलायबल रेट रखे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए उसे ITC उसको नहीं दिया। ओके, तो ये रीज़न था कंपोजिशन स्कीम को लाने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सके स्मॉल टैक्स पेयर को, स्मॉल बिजनेसमैन को। ओके, तो पहले जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 यही कहता है कि एप्लीकेबिलिटी
कि तुम कंपोजिशन स्कीम कब लेवी करो, कब कंपोजिशन स्कीम के अंदर आओगे, कब तुम चूज कर सकते हो कि हमें जो अपना जीएसटी टैक्स पे करना है वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर करना है। तो इसमें एक ना थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है कि अगर तुम्हारा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर या तो 1.5 करोड़ या फिर 75 लाख, वो डिसाइड 75 लाख जो स्पेसिफाइड स्टेट के अंदर है, जो 75 लाख है वो स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स है, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है मोस्टली वही कवर किए गए हैं, ठीक है। सिक्किम हो गया, उसमें उत्तराखंड हो गया, या फिर मिजोरम्स हो गया, ठीक है। वो जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है मोस्टली वही रखे गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी 3 स्टेट्स को हटा दिया गया है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है या आसाम है, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो कि हम स्पेशल कैटेगरी से आउट किए गए हैं। उनकी जो कैटेगरी ये जो डिसाइड किए गए वो 1.5 करोड़ के अंदर रखा गया है कि स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्टेट के अलावा जो भी स्टेट बचते हैं इंक्लूडेड हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, उनके लिए जो लिमिट रखी गई है वो रखी है 1.5 करोड़। मतलब कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड तो वो पहले से ही है, क्योंकि लिमिट वो जो थ्रेशोल्ड नॉर्मल थ्रेशोल्ड लिमिट है वो ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है, तो उसने रजिस्ट्रेशन तो लिया हुआ जीएसटी में। अब वो डिसाइड कर देगा कि उसे नॉर्मल स्कीम मैकेनिज्म में जाना है या कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है उसे। तो वहाँ पर उसे क्या करना है कि पहले वो चेक करेगा कि जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में जो एग्रीगेट टर्नओवर है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट के लिए 75 लाख रखी गई है, अदर देन स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट इंक्लूडेड हिमाचल प्रदेश, आसाम और एक जम्मू एंड कश्मीर, इन सब की जो लिमिट है 150 लाख रखी गई है। अगर वो इसके अंदर कवर होते हैं, मतलब जहाँ तक है अप टू है, मतलब अगर 150 करोड़ भी है, सॉरी 150 लाख है या फिर वो 75 लाख है, अगर इस लिमिट के अंदर है तो वो नेक्स्ट करंट ईयर में वो मतलब कि ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन लेवी। ओके, तो सबसे पहले हम एग्रीगेट टर्नओवर सोचना होगा कि एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या है, हम इसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम एग्रीगेट टर्नओवर जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है, जो जीएसटी का सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 है, उसने बताया कि एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है। एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब जितनी भी टैक्सेबल सप्लाईज है जिस पर जीएसटी एप्लीकेबल है। एग्जेम्प्ट सप्लाईज मतलब जो जिस पर जीएसटी लगता नहीं है लेकिन वो सप्लाईज में आती है, ठीक है। जैसे कि एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब है नील रेटेड, जिस पे टैक्सेबल तो है लेकिन उस पर जो टैक्स है वो 0 रखा गया है, तो उसे हम एग्जेम्प्ट सप्लाई में रखते हैं। दूसरा है होली एग्जेम्प्ट, मतलब होली एग्जेम्प्ट मतलब जो जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर आती है। लास्ट वाला है नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल मतलब जिस पर टैक्स जीएसटी लगता ही नहीं है, मतलब एक तो है नील रेटेड जिसका रेट 0 रखा गया, जो जीएसटी एग्जेम्पशन की डेफिनेशन में आते हैं। एक आता है जो जीएसटी से बाहर है, जैसे कि पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, ये सब क्या है, डीजल है, ये क्या है, इनको नॉन टैक्सेबल आइटम्स, ये नॉन टैक्सेबल। तो एग्जेम्प्ट का मतलब नील रेटेड, एग्जेम्प्ट, होली एग्जेम्प्ट और तीसरा है नॉन टैक्सेबल। इन तीनों को ऐड करेंगे तो एग्जेम्पशन सप्लाई निकल कर आएगी, ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर पहले हमें ऐड करना है ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई, मतलब अगर हमने इंडिया से बाहर कोई एक्सपोर्ट किया है तो वो भी यहाँ पर कवर होगी, ऐड ऑन करेंगे हम एग्रीगेट टर्नओवर में। फिर है इंटर स्टेट सप्लाई, या तो इंटर स्टेट सप्लाई हमें पता है कब करना होता है, कब रखा जाता है, या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट से सेल आउट किया हो हमने, एक स्टेट से दूसरे यूटी में किया हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंटर स्टेट मतलब हमें इंटर स्टेट कब चेक करना है कि सप्लायर की जो लोकेशन है और जो सप्लाई है तो वो दोनों एक ही अलग अलग स्टेट में होनी चाहिए। अगर अलग अलग स्टेट में है तो उसे इंटर स्टेट सेल कहते हैं, तो उसको भी यहाँ ऐड ऑन करना है। लेकिन हमें ऐड ऑन क्या नहीं करना है, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे 2 आइटम्स को इंक्लूड नहीं करना। एक तो बताया गया है जीएसटी टैक्स, मतलब जो जीएसटी टैक्स है जैसे सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटी टैक्स है या फिर आईजीएसटी का जो टैक्स है जीएसटी का, इन चारों टैक्सेस को
उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। सप्लाई में से जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे वहाँ से लेस करना। दूसरा है आरसीएम। अगर हमने अपने इनवर्ट सप्लाईज पर आरसीएम पे किया है तो वो भी एग्रीगेट टर्नओवर पे इंक्लूड नहीं होगा। तो अगर हम मोटा मोटा देखें कि अगर हमें कंपोजिशन स्कीम को लेवी करना है तो हमें पिछले साल क्या देखना है कि हम किसके अंदर आए हैं। हम हमारी जो एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ या 75 लाख तक है या नहीं, उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर क्या कहता है, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज प्लस में इंटर स्टेट्स प्लस में एग्जेम्प्ट और लास्ट वन क्या है, एक्सपोर्ट सप्लाई। ये चार ऐड करना है। दो ध्यान रखना है, जीएसटी आउट कर देना है जो जीएसटी टैक्स है। दूसरा आरसीएम एप्लीकेबल, जो आरसीएम वो इंक्लूड नहीं होगा इसमें। तो हमारे पास निकल कर आएगा टैक्सेबल टर्नओवर। ओके, ये आएगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो हमें इस एग्रीगेट टर्नओवर की हेल्प से क्या निकल कर आ जाएगी, हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट निकल कर आ जाएगी कि हमें नेक्स्ट ईयर में कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। और जो ये सारी चीजें बताई गई वो है पैन बेसिस, वन पैन बेसिस और इंडिया बेसिस पर पैन बेसिस। मतलब अगर सपोज करो कि अगर एक पर्सन है, सपोज करो अगर एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर उसकी दो यूनिट्स हैं, एक तो यूपी में है एक एमपी में है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर की दो यूनिट्स है तो पैन नंबर एक ही है दोनों का, बस रजिस्ट्रेशन अलग अलग किया गया। जीएसटी में क्या होता है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अलग अलग किया, यूपी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन, एमपी के लिए अलग रजिस्ट्रेशन। और ये क्या पूरा पैन बेसिस है, दोनों के लिए एक ही पैन है। यूनिट मतलब एक मैन्युफैक्चरर की दो यूनिट्स है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर हुई है, मतलब यहाँ पर 50 लाख की सेल हुई है, ठीक है, यहाँ पर हुई है 40 लाख की सेल, ठीक है। तो हम एग्रीगेट टर्नओवर के लिए दोनों को ऐड करें, क्योंकि क्लियरली लिखा गया ऑल इंडिया में पैन बेसिस, ऑल इंडिया में जितने भी ब्रांचेस हैं और उनका एक ही पैन नंबर है, तो वहाँ पर क्या होगा, सबको ऐड करेंगे तब हमें क्या निकालना है, एग्रीगेट टर्नओवर। तो दोनों को ऐड करेंगे 50 और 40 90 बचे। तो यानी कि अगर हम 1.5 करोड़ की बात करें तो उसमें हम फॉल हो जाते हैं, अगर हम स्पेसिफाइड कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी में आते हैं तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 75 लैक्स, ओके। तो वहाँ पर अगर हम अदर दैन स्पेसिफाइड कैटेगरी के अंदर है तो वहाँ पर लिमिट है 1.5 करोड़, तो यहाँ पर क्या 90 लाख है, तो हम इसके अंदर फॉल कर जाएंगे। तो नेक्स्ट करंट ईयर में क्या होगा, हम कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखना, कंपोजिशन स्कीम वॉलंटरी है, फोर्सफुली नहीं है कि तुम्हारी लिमिट अगर कम है तो तुम्हें कंपोजिशन स्कीम में आना ही आना है। वो तुम्हारे ऊपर है कि अगर तुम्हें लगता है कि हमें इससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, रिलीफ मिलेगा, तो तुम कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। ऑप्शनल है, वॉलंटरी है, इट इज़ नॉट ए फोर्सेबल ऑन, ओके। अब आता है, ये था हमें सेक्शन 1 की बात करी। सेक्शन 10 में सबसेक्शन 1 की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, 1.5 करोड़ कब चेक करेंगे, 75 लाख कब चेक करेंगे, कब, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ओके। अब आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ये भी एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। ये किसकी बात करता है, एप्लीकेबिलिटी की बात करता है। तो ये कहता है कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर, एक और चीज़ हमें मैं बताना चाहूँगी इससे पहले, डिस्कस करने से पहले, कि जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 है उसमें वो किसके लिए एप्लीकेबल है, एक तो मैन्युफैक्चरर के लिए, ट्रेडर के लिए, और एक जो सर्विस देता है ओनली कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट की। तो ये तीन चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर अदर देन कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज देता है, अदर देन, तो उसके लिए सेक्शन 2 सबसेक्शन 2A लगेगा। वहाँ पर हमें क्या चेक करना है, एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, लेकिन वहाँ पर लिमिट अलग रखी गई है। अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर अदर देन कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट की सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वहाँ पे 50 लाख रखी गई है, कि वहाँ पर क्या चेक करना, 50 लाख चेक करना। अगर तुम्हारे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर तुम सर्विस प्रोवाइडर अदर देन कैटरिंग या रेस्टोरेंट है, अब 50 लाख तक है, तो वहाँ पर तुम करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है ये हो गया दोनों एप्लीकेबिलिटी की बात।
अब सबसेक्शन 1 में कुछ प्रोवाइजो भी लिखे गए हैं जिनको हम कहते हैं मार्जिनल सर्विस। मतलब कि अगर सेकंड प्रोवाइजो कहता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का कि अगर या तो कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई ट्रेडर है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट की सर्विस देता है, क्योंकि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर जो सर्विस आती है वो कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट आती है। इनमें से कोई भी सर्विस देता हो, या तो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो फॉर कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट के लिए, अगर वो इनके साथ साथ एनी अदर सर्विसेज भी अगर प्रोवाइड करता है तो उसकी एक लिमिट रखी गई है कि अगर वो उस लिमिट तक करता है तो वो कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। लिमिट क्या है? वो है कि लिमिट कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसे चेक करना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कि अगर उसकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर इन स्टेट या एग्रीगेट टर्नओवर की बात नहीं की, एग्रीगेट मतलब ऑल इंडिया प्लान बेसिस पर था। यहाँ पर है कि अगर हमें चेक करना है कि मतलब मेन सर्विस के साथ साथ अगर कोई और सर्विसेज भी देता है तो उसे हमें लिमिट चेक करनी पड़ेगी। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर ने ओनली टर्नओवर इन स्टेट, मतलब टर्नओवर इन स्टेट एक स्टेट की टर्नओवर लिया है। एग्रीगेट टर्नओवर और टर्नओवर इन स्टेट में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि एग्रीगेट ऑल इंडिया प्लान बेसिस पे ली जाती है, टर्नओवर इन स्टेट सिर्फ स्टेट वाइज ली जाती है। स्टेट या यूटी मतलब उस स्टेट की टैक्सेबल टर्नओवर, उस स्टेट की एग्जेम्प्ट सप्लाई, उस स्टेट की एक्सपोर्ट सप्लाई, उस स्टेट की इंटरेस्ट से सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई तो होगी, मतलब उसी स्टेट की मानी जाएगी, ठीक है, उसी स्टेट्स की मानी जाएगी। तो टर्नओवर स्टेट जो कैलकुलेट करें उसी एक पर्टिकुलर स्टेट की हम बात करें, उसी स्टेट की जो टैक्स सप्लाई वही मतलब इंक्लूड की जाएगी। तो उसकी टर्नओवर स्टेट का 10% या 5 लाख विच एवर इज हायर। लिमिट कितनी रखी गई है? या तो 10% रखो टर्नओवर का या फिर 5 लाख विच एवर इज हायर। जो ज़्यादा वहाँ तक अगर उसने मतलब सप्लाई करी हो इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, लेकिन नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि माना कि लिमिट हमने प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में देखनी है, लेकिन करंट ईयर में भी लिमिट का ध्यान रखना। जैसे ही हमारी करंट ईयर में टर्नओवर 75 लाख से अगर ऊपर चली जाती है स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्टेट में या अदर स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्टेट में 1.5 करोड़ से निकल जाती है तो हम कंपोजिशन स्कीम विड्रॉ हो जाती है। कंपोजिशन स्कीम तुरंत विड्रॉ हो जाती है क्योंकि हमें जो फैसिलिटीज दी गई है कंपोजिशन स्कीम के लिए अप टू 75 लाख या फिर 1.5 करोड़ तक दी गई है। सेम उसमें जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में है जो सर्विस प्रोवाइडर है अदर देन कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट 50 लाख वो सिर्फ किया गया, वहीं तक उन्हें कंपोजिशन स्कीम मिली। जैसे ही वो इस लिमिट से एक्सीड करे करंट फाइनेंशियल ईयर में तो उनकी जो स्कीम है वो विड्रॉ हो जाएगी, वो नॉर्मल स्कीम के अंदर आ जाएंगे। तो लिमिट हमें प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नहीं चेक करनी है एप्लीकेबिलिटी की, करंट ईयर में चेक करें। जैसे हम एक्सीड करते हैं वो हम विड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम को। तो यही चीज़ है कि लेकिन जो सेकंड प्रोवाइजर था सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का वो ये कहता था कि अगर तुम नॉर्मल जैसे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर है, कैटरिंग, रेस्टोरेंट सर्विस, इसके अलावा तुम कोई दूसरी सर्विसेज सप्लाई करते हो, कोई दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो उसमें एक लिमिट रखी गई 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट या 5 लाख विच एवर इज हायर, वहाँ तक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में चेक करना है। करंट ईयर में चेक करना है कि जैसे इंक्रीज होती है तो वो इवन हमारी 1.5 करोड़ या 75 विच एवर इज एप्लीकेबल ऑन अ टैक्स पेयर पे कोई सा एप्लीकेबल, अगर उससे वो एक्सीड नहीं हुई है लेकिन ये एक्सीड हो गई है टर्नओवर इन स्टेट में तो वैसे ही विड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, वैसे ही वो विड्रॉ हो जाएगी। तो ध्यान रखना है। और एक स्टेट की बात की अगर एक मैन्युफैक्चर के 4 स्टेट्स हैं तो हर स्टेट के लिए अलग अलग निकालने हैं। मतलब कि एक स्टेट में अगर सपोज कर एक स्टेट की लिमिट मतलब कि एक्सीड नहीं है, दूसरे स्टेट की एक्सीड होगी तो वो भी विड्रॉ हो जाएगी। इसमें ये वो है, ध्यान रखना है, ठीक है। लिमिट हर स्टेट वाइज चेक करनी है लेकिन एक स्टेट में एक्सीड हो जाती है तो ही कंपोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर दिया जाता है। ओके, तो आई होप आज हम जो सेक्शन कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन 10 पढ़ा उसका सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2A को जो रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी से कि कब हमें मतलब कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट करना चाहिए, तो आज हमने सिर्फ सबसेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी को लेकर पढ़ा। ओके, तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा कि कब हमें एप्लीकेबल करना है, कब हमें कंपोजिशन स्कीम के अंदर आना है। ओके,
तो आज के लिए सब इतना ही। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट सबसेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी आपने इन्जॉय किया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा मोटिवेशन के साथ आपके साथ आऊँ और नए नए टॉपिक्स को आपके साथ डिस्कस करूँ जो आपकी स्टडी के लिए बेनिफिट हो। ओके, बाय बाय। हुई भी है मैं 20 मिनट के हो गए।